नमस्कार, द एजुटेक में आपका स्वागत है। आज एजुटेक लेकर आया है आपके समक्ष सामाजिक अध्ययन श्रृंखला का भाग 13, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता की राजनीतिक व धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं द एजुटेक के साथ। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था। मेसोपोटामिया सभ्यता का राजनीतिक संगठन समय के साथ विकसित हुआ और विभिन्न शहर, राज्यों और साम्राज्यों के बीच भिन्न भिन्न हुआ। यहाँ राजनीतिक संगठन और प्रणालियों के प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। शहर राज्य मेसोपोटामिया कई स्वतंत्र शहर राज्यों में विभाजित था। प्रत्येक का अपना शासक और सरकार थी। कुछ शहर राज्यों में उरुक, उर, लगस और बेबीलोन शामिल थे। ये शहर राज्य अक्सर अलग अलग शासकों के साथ अलग अलग राजनीतिक संस्थाओं के रूप में कार्य करते थे। शहर राज्य अक्सर संसाधनों और शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा में होते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो शहर राज्य इसमें शुरुआत राजनीतिक संगठन से होती है, तो वो एक तरीके से स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था पूरा मेसोपोटामिया एरिया, जिसका उसका खुद का शासक होता था, खुद की सरकार होती थी और उसमें से प्रमुख थे उरलगस और बेबीलोन। इन शहर राज्यों में शासक के अलग होने के साथ साथ अलग राजनीतिक संस्थाएं भी कार्य करती थी, तो उनका पूरा व्यवस्था ही एक थी। जैसे अभी वर्तमान में भारत एक देश है, भारत में अलग अलग राज्य हैं, तो इस तरीके से पूरा राज्य विभाजित था। तो आगे राजत्व। मेसोपोटामिया में स्वतंत्र सरकार का प्रमुख रूप था राजा ना। तो राजत्व जो था मेसोपोटामिया राजतंत्र सरकार थी। तो वहाँ पर क्या प्रमुख रूप था किसका? राजतंत्र का। तो राजा, जिसके बारे में अक्सर यह माना जाता था कि उसके पास दैवीय आदेश है, यानी वह राजा देवताओं के आदेश पर राजा बना। राजनीतिक और धार्मिक नेता दोनों के रूप में वह कार्य करता था। राजत्व की अवधारणा इस क्षेत्र की पौराणिक कथाओं में गहरी रूप से जुड़ी हुई है। तो अर्थात जो राजा होता था वो पूरी पौराणिक कथाओं के साथ ही माना जाता था, जहाँ राजाओं को देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ माना जाता था। तो राजा क्या था? जो देवता है और लोग हैं, जनता है, उनके बीच का एक मध्यस्थ कड़ी थी, उससे जोड़ने का काम करता था। उसके शासन के लिए दैवी मंजूरी पर जोर दिया जाता था, यानी उसका जो शासन है वो देवताओं को मंजूर है, इसलिए वह शासन कर रहा है, ऐसा माना जाता था। कई मामलों में राजत्व वंशानुगत होता था, जो पिता से पुत्र के पास जाता था। तो राजतंत्र में होता यह है कि राजा का बेटा राजा होता है। इसी तरीके से यहाँ पर कई मामले ऐसे आते हैं। नेक्स्ट है आपका परिषद और सभाएं। कुछ शहर राज्यों में प्रभावशाली व्यक्तियों से बनी परिषदें या सभाएं थी, जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में योगदान देते थे और शासन के मामले पर शासक को सलाह देते थे। हालांकि उनकी शक्ति की सीमा भिन्न भिन्न थी। कुछ शहर राज्यों में बुजुर्ग या प्रतिनिधि से बनी सभाएं भी थी। तो जो होता है कि मेसोपोटामिया में बहुत से ऐसे राज्य नगर थे, राज्य शहर थे, जिसमें प्रभावशाली व्यक्तियों की परिषद या सभाएं होती थी, या कहीं कहीं पर क्या होती थी, बुजुर्ग प्रतिनिधियों से भी बनी सभाएं होती थी। तो उनकी अपनी व्यवस्था के अनुसार ये चीज़ें होती थी, जो ये क्या करते थे कि परिषदों या सभाएं थी जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान देते थे और शासन के मामलों पर शासक को सलाह देते थे। तो आगे पुरोहितवाद। मेसोपोटामिया की राजनीति में पुरोहितों का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव था। पुजारियों ने धार्मिक अनुष्ठानों और आवश्यक भूमिकाएं निभाई, देवताओं के साथ संवाद किया और शासकों को सलाह दी। कुछ शासकों ने महायाजक पुरोहित की उपाधि भी धारण की। पुरोहित शासक को दैवी मामलों पर सलाह देते थे। कुछ नगर राज्यों में शक्तिशाली पुरोहित राजा थे। तो यहाँ पर क्या था कि पुरोहितवाद था ना, यानी जैसे ब्राह्मणवाद हो जाता है, जैनिज्म हो जाता है, जैनवाद हो जाता है, बुद्धवाद हो जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पर पुरोहितवाद था, जिसमें क्या था, राजा के साथ पुरोहित की राजनीतिक स्थिति को बहुत अधिक महत्व दिया गया। वो क्या करता था? धार्मिक अनुष्ठान भी तो करता था, उसके साथ ही साथ राजतंत्र की व्यवस्था में भी मदद करता था और राजा को समय समय पर सलाह उपलब्ध कराता था। ठीक ना? दैवी मामलों में वो पूरी तरीके से राजा की मदद करता था और राजा उस पर काफ़ी हद तक उसकी बात को मानता था। तो कहीं कहीं देखने को मिलता है कि यह पद इतना प्रभावशाली था कि राजा स्वयं कभी कभी पुरोहित का काम करता था। तो शक्तिशाली राजा जो होता था वो होता है पुरोहित राजा होता था। ठीक ना? कानून संस्थाएं या कानूनी संहिताएं। तो समाज को विभिन्न पहलुओं को विनियमित करने के लिए लिखित कानूनी संहिताएं स्थापित की गई थी। मेसोपोटामिया में एक यह बहुत बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर कानून को व्यवस्थित रूप से लिखित किया गया था। उसमें से उर-नमू की संहिता, सुन्ना के कानून और हम्मुराबी की प्रसिद्ध संहिता इसके उदाहरण हैं। इन संहिताओं में न्याय और व्यवस्था पर जोर देते हुए संपत्ति के अधिकार इन संहिताओं में क्या किया गया? न्याय और व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को अनुबंध और अपराध जैसे इसमें क्या हुआ कि कई चीज़ें, जैसे संपत्ति का अधिकार दिया गया, अनुबंध के बारे में दिया गया, अपराध जैसे मुद्दों से संबंधित क्या हुआ, इसमें संबोधन किया गया, यानी इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसके साथ ही इस बात में यह है कि संहिताओं में जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए कानूनी दंडों और नियमों का भी वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। आगे है
साम्राज्य, जैसे जैसे शहर राज्यों में संसाधनों और शक्ति की मांग बढ़ी, प्रादेशिक विस्तार और सैन्य विजय आम होती गई। इसमें क्या हुआ, साम्राज्यों ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी आम सैन्य विजय शुरू हो गया। इससे क्या हो गया, इस पूरी प्रक्रिया से साम्राज्यों का उदय हुआ, जो शक्तिशाली राजनीतिक संस्था के रूप में उभरे। यानी अब छोटे छोटे राजा क्या हुए, साम्राज्य अपना विस्तार करके साम्राज्य की व्यवस्था बनाने लगे, अपने राज्य का विस्तार करके। तो नई संस्था उदय हुई जिसे साम्राज्य कहा गया, जो शक्तिशाली राजनीतिक संस्थाओं के रूप में थे, जिन्होंने कई शहर राज्यों को अपने में शामिल किया। उदाहरण के रूप में सारगोन द ग्रेट के तहत इसका जो साम्राज्य था सारगोन द ग्रेट का, उसमें अकादियन साम्राज्य और नव असीरियन और नव बेबीलोनियन साम्राज्य सबको शामिल किया गया। असीरियन और बेबीलोन साम्राज्य धीरे धीरे केंद्रीकृत प्राधिकरण और प्रशासनिक प्रणाली के प्रमुख उदाहरण थे। इसमें प्रशासनिक प्रणाली केंद्रीकृत थी, किसमें, असीरियन और बेबीलोन में। आगे है नौकरशाही। मेसोपोटामिया सभ्यता में जैसे जैसे शहर राज्यों का विस्तार हुआ, प्रशासनिक संरचनाओं को सुधार करने की और आवश्यकता बढ़ती गई, उनमें ज़रूरतों की बढ़ गई। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, केंद्रीय शहरों में क्या हुआ, इसके विकास को बल दिया गया, यानी विकास किया गया। ये प्रशासनिक संरचनाओं में इनमें जो विकास हुई उसमें क्या है, नौकरशाही का विकास हुआ, जिससे अधिकारी अफसर कह सकते हैं, या अक्सर मुंशी का जो काम करते हैं, कराधान रिकॉर्ड करने के लिए, उनका रखरखाव रखने के लिए, कानूनों को कार्यान्वयन का प्रबंधन आदि कार्यों के लिए इनका चयन किया गया। ये इसकी तरह ये जिम्मेदार होते थे। लिखित अभिलेखों को बनाए रखने के लिए लेखक महत्वपूर्ण होता था, और लेखक कौन सा कीलकार लिपि जो लिखती थी, उसको लिखने के लिए जो होता था वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था। उसके साथ ही राजनीतिक व्यवस्था में कूटनीति थी। तो शहर राज्य पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध को संबंधित करने के लिए राजनीतिक, यानी जो होता था कि पड़ोसी राज्यों के साथ कैसा संबंध है, इस सब को प्रबंध करने के लिए राजनयिकों का एक समूह बनाया गया था, जिसमें राजनयिक संबंध होता था। संबंधों में गठबंधन और संधियों में लगे हुए थे, ये संबंधों और संधियों में लगे हुए थे। स्थिरता बनाए रखने और संधियों को रोकने के लिए कूटनीति प्रमुख थी। इन चीज़ों को, जैसे जो हमारा संबंध है उसको मेंटेन करने के लिए, या गठबंधन है उसको मेंटेन करने के लिए, संधियां हैं तो संधियों को बनाए रखने के लिए, या दूसरे प्रकार के कोई कंट्राडिक्शन आ रहा है, संघर्ष उत्पन्न हो रहे, तो उस सब चीज़ों को हल करने के लिए कूटनीति महत्वपूर्ण हो गई थी। आगे है सैन्य नेतृत्व। सैन्य क्या होता था, जो होता था सेना का जो नेता होता था, मेसोपोटामिया की राजनीति में बहुत प्रभावकारी था। विशेषकर संघर्ष क्षेत्रीय विस्तार के समय जब होता था, कि क्षेत्रीय विस्तार जब शुरू होता था, तो उस समय सेना का बहुत ज़्यादा महत्व होता था। तो सेना नायक जो होता है वह बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाता था। युद्ध में सफल होने के बाद, या सफलता जब मिल जाती है शासक को, तो शासक की राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। सेना राज्य क्षेत्रों को सुरक्षित बनाए रखने और विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई किसी भी देश की सेना या किसी भी राज्य की सेना राज्य की सुरक्षा को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर सेना कमज़ोर है तो कोई भी राज्य उस पर आक्रमण कर सकता है और उसे कमज़ोर दिखा सकता है ना, लेकिन इसलिए सेना को बहुत ज़्यादा सुरक्षा रखा जाता था, राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। शासकों के पास अस्थायी सेनाएं थी, और अन्य और सैन्य नेताओं को राजनीतिक मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव था। तो जो शासक थे इस समय वहाँ पर, उनके पास क्या कैसी सेना थी, स्वयं की सेना थी। ऐसा नहीं है कि उधारी की सेना चले, उधारी की सेना नहीं थी। और जो सेना नायक थे उनको, उनका महत्वपूर्ण पद राजनीतिक था। कुछ कुछ अक्सर राजा के नियंत्रण में होती थी सेना पूरी तरीके से। सैन्य नेताओं क्या हुआ, शहर की सुरक्षा और विस्तार में राजा के सहयोगी होते थे, जितने भी सैन्य नेता थे। और कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक मामलों में या राजनीतिक स्तर तक भी पहुँच जाते थे सेना नायक, ठीक ना। आगे उत्तराधिकार आमतौर पर पितृवंशी था, जिसमें बेटे को अपने पिता से ही शासकत्व विरासत में मिलती थी, यानी राजा था, राजा वही बन जाता था। लेकिन कुछ प्रक्रियाएं हमेशा सामान्य नहीं थी। इसी तरह राज्य तंत्र में राजा भी ये पितृवंश का बेटे को राज्य को हस्तांतरित, यह हर जगह सामान्य नहीं था। कभी कभी सत्ता संघर्ष भी हुआ इसके लिए। कभी कभी सेना नेता जो थे, सेना नायक स्वयं राजा बन गए, या सूदखोर अधिक शक्तिशाली व्यापारी वह भी राजा बन जाता था। इस तरीके से राजवंशी उत्तराधिकार ने शासक परिवार की स्थापना में योगदान दिया। जो पूरा उत्तराधिकार, राजवंशी उत्तराधिकार था, एक शासक परिवार ही समाज में स्थापित हो गया था, जिसे एकदम कुलीन वर्ग कहा गया है ना। आगे राजवंशीय परिवर्तन। तो राजवंशी देखिए मेसोपोटामिया में अलग अलग शासन काल हुआ है ना। तो जिसमें अलग अलग राजवंश स्थापित हुए, और उनका उद्भव हुआ, विकास हुआ, पतन भी हुआ। तो वंशवादी परिवर्तन अक्सर विजय, कब्जा और आंतरिक संघर्षों के से स्पष्ट होते थे। जैसे अगर ये माना जाए कि होता क्या था, भारत में ही देखा जाए तो हर्यक वंश ना, फिर आपका नंद वंश, फिर मौर्य वंश, तो इस तरीके के अधिक वंश स्थापित हुए थे। आगे है श्रद्धांजलि और कराधान। श्रद्धांजलि उसे कहा जाता था जो राजा जिस राज्य को जीत जाता था, जीतने के बाद फिर क्या करता था, उनसे कुछ संपत्ति लेता था, उसी को ही श्रद्धांजलि कहा गया। इस तरीके से जितने भी राजा थे श्रद्धांजलि एकत्रित करते थे, और अपनी आबादी पर, उस जो मौजूद थी आबादी सभी पर कर लगाते थे। इससे जो संचित धनराशि होती थी उसका उपयोग क्या करते थे, बुनियादी संरचनाओं के विकास में और सेना शासन पर खर्च किया जाता था। तो शहर की दीवारें, मंदिरों, सिंचाई प्रणालियों के निर्माण के लिए किया गया। जो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका बुनियादी ढांचा। उसके साथ शहरी नियोजन में रक्षात्मक संरचनाएं, जैसे शहर की दीवारें आम थी। इन दीवारों ने शहर राज्य को खतरों से बचाया और उन्हें सुरक्षा पर जोर दिया। आगे है गठबंधन और युद्ध। शहर राज्य गठबंधन और संघर्ष में लगे हुए हैं ना, जितने भी उस समय थे।
तो संसाधनों, क्षेत्रीय विस्तार और भू राजनीतिक विचारों के लिए इस प्रतिस्पर्धा में प्रेरित होकर युद्ध अक्सर होते थे। जो भी युद्ध होता था, संघर्ष में आपस में लगे होते थे, एक और दूसरे के प्रभाव में भू राजनीतिक विचार, प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय विस्तार आदि में कारण युद्ध होता था। विजेता अक्सर पराजित राज्यों पर अपना शासन थोप देते थे। इसके बाद है धर्मतंत्र। धर्मतंत्र मतलब राजनीति में धर्म की व्यवस्थापना होना। तो जो राजनीतिक व्यवस्था थी, धर्म के द्वारा नियंत्रित होना, ये कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था धार्मिक संस्थाओं में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी, जिससे एक धर्मतंत्री संरचना का निर्माण हुआ। शासक न केवल एक राजनीतिक नेता होता था, बल्कि उसके धार्मिक कर्तव्य भी होते थे। तो शासक क्या हुआ, एक नेता सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं होता था उसका, बल्कि धर्म के वह देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ होता था, और इस तरीके से वह एक राजनीतिक शासक होता, राजनीतिक धार्मिक शासक होता था। आगे है मेसोपोटामिया की सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था। तो अभी तक हमने राजनीतिक व्यवस्था देखी, अब हम मेसोपोटामिया में जो मौजूद थी धार्मिक व्यवस्था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का धार्मिक संगठन दैनिक जीवन का एक केंद्रीय और जटिल पहलू था। जो हमारा दैनिक जीवन था उसका एक मुख्य भाग होता था, जिसके आधार पर ही हमारा पूरा जीवन घूमता था। इस तरीके से आज सोचते हैं, उसी तरीके से मेसोपोटामिया के समय भी ये थी। मेसोपोटामिया में धार्मिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं और उनके महत्व यहाँ पर वर्णित किया गया है। बहुदेववादी पंथियन, यानी एक तो बहुदेववाद थे और सभी देवताओं से जुड़े हुए उनका पथ होता था, उनकी पद्धतियाँ होती थी, इसी को कहा गया है बहुदेववादी पंथियन। मेसोपोटामिया के लोग बहुदेववादी थे। देवी देवताओं के पंथों की पूजा की जाती थी, जिसमें जैसे हम मान लेते हैं शिव की पूजा करने वाले ना शैव होते हैं, विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव होते हैं, शक्ति की पूजा करने वाले शाक्त होते हैं, बुद्ध की पूजा करने वाले बौद्ध होते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये पूरे पंथ का निर्माण भी यहाँ पर था, जिसमें से प्रत्येक प्रकृति, समाज या ब्रह्मांडी शक्तियों के विशिष्ट पहलुओं से जुड़े होते थे। जितने भी देवता थे सामाजिक रूप से, प्राकृतिक रूप से ब्रह्मांडी शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ था। अनु, आकाश, एनिल, वायु और तूफान और एन्ना प्रेम और युद्ध की देवता प्रमुख स्थान थे। इसके बाद देवताओं में भी पदानुक्रम था। ये देवताओं में को पदानुक्रमित संरचना में व्यवस्थित किया गया था, जो प्रत्येक देवता के कथित महत्व को दर्शाता था। उनके महत्व कैसे, इस तरीके से उनके पदानुक्रम बनाए गए थे। अनु आकाश देवता, एनिल तूफान देवता और ये ज्ञान का देवता प्रमुख देवताओं में केंद्रीय भूमिका निभाई है। इसके बाद आता है ईश्वरीय संरचना। राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र ईश्वरीय संरचना में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। शासकों और पुरोहितों को अक्सर देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में देखा जाता था, और उनके अधिकार को दैवीय मंजूरी प्रदान होती थी। यानी राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में ईश्वर की संरचना में घनिष्ठ रूप से स्वीकार किया जाता था। शहर राज्य का देवता। तो जो शहर राज्य का देवता होता है वो क्या करता है कि उस पूरे शहर के को सुरक्षित और उसका संरक्षक होता था। इसी तरीके से प्रत्येक राज्यों में मेसोपोटामिया में क्या था, उनका एक शहर राज्य था, और जिगुरट उस संरक्षक देवता को ही समर्पित मंदिर होता था। आगे है आपका सृजन मिथक। सृजन मिथक का मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड का जो स्थापना हुई उसके बारे में एक यहाँ पर कहावत है या पौराणिक गाथा है, कथा है, उसी को मिथक कहा गया। तो इसमें प्रत्येक शहर राज्य अपने संरक्षक देवता से जुड़ा होता था। तो यहाँ पर यह माना जाता है कि मेसोपोटामिया के लोग के पास सृजन मिथक था, जो ब्रह्मांड और मानवीय मानवता की उत्पत्ति की व्याख्या करता था। इनकी ये जो कहानी है वो ब्रह्मांड और मानवता की उत्पत्ति की व्याख्या करने में एनुमा एलिस एक ऐसा मिथक है। एनुमा एलिस एक ऐसा पूरा कहानी है, संग्रह है, कह सकते हैं एक मिथक है, जो देवताओं के बीच लौकिक संघर्ष के माध्यम से दुनिया के निर्माण का वर्णन करता है। जिस प्रकार लौकिक संघर्ष, पारलौकिक नहीं, लौकिक संघर्ष होता है, प्रत्यक्ष संघर्ष होता है, उसी के परिणाम स्वरूप इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है, संसार का निर्माण होता है, यह मानता है, इस मिथक के माध्यम में दर्शाया गया है। फिर पुरोहितवाद के बाद हम राजनीति में था, यहाँ पर पुरोहिती व्यवस्था है ने धार्मिक अनुष्ठानों, मंदिरों और रखरखाव के और संकेतों की व्याख्या करता था। जैसे धर्म मंदिरों का रखरखाव और धार्मिक जो अनुष्ठान होते थे राज्य के भीतर, ये सब कराने की जिम्मेदारी पुरोहित वर्ग की थी, और इसके लिए वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके साथ ही इनका बहुत प्रभाव था। उच्च श्रेणी और पुजारी राजनीतिक सेना में भी शामिल थे, या राजनीतिक नेता भी हो गए थे, और कुछ जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हुए। इसके बाद बौद्धिक योगदान। मेसोपोटामिया के पुजारी और विद्वानों ने अक्सर धार्मिक प्रेरणाओं के साथ साथ खगोल विज्ञान, गणित और अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट है अटकलें और संकेत। अटकल क्या होते हैं, अनुमान होता है, और संकेत तो हम जानते हैं एक दूसरे का जो हमारे साथ घटना घटती है उसका परिणाम सोचना। तो मेसोपोटामिया के लोग, ठीक है, देवताओं की इच्छा को समझने के लिए साधन के रूप में भविष्यवाणी का उपयोग करते थे। भविष्यवाणी, जो ईश्वर क्या सोच रहा है उसके सामने भविष्यवाणी कहा जाता था कि हाँ ये हो सकता है ना। तो इसके लिए उन्होंने संकेतों की व्याख्या करता था और पक्षियों के व्यवहार को या अंतड़ियों की व्यवस्था को ध्यान में रखता था। इस तरीके की भविष्यवाणी और अटकलें यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। फिर का सृजन का महाकाव्य वही सेम हुआ जैसे सृजन का अभी हम पढ़े हैं, जाने हैं मिथक, उसी से जुड़ा हुआ ये है महाकाव्य। एनुमा एलिस मेसोपोटामिया के निर्माण मिथक हुआ ना, सृजन मिथक।
एनुमा एलिस ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और देवताओं के बीच वर्चस्व के संघर्ष को उजागर किया, वर्णन किया। इसमें से दैवी व्यवस्था के महत्व को और विभिन्न देवताओं की भूमिका पर जोर दिया जाता था। यहाँ पर फिर आगे है नैतिक और नैतिक, जितने भी धर्म है वो नैतिकता को प्रश्रय देते हैं, नैतिकता को आश्रय देते हैं। मेसोपोटामिया ने भी धर्म में नैतिकता को स्वीकार किया और नैतिक चिंताओं को संबंधित किया, यानी कि ये चीज़ होना चाहिए, ऐसा नहीं है ये। जैसे किसी को ये था कि राजा का ये कर्तव्य है कि वो प्रजा की रक्षा करे, तो ये नैतिकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो पुजारी वर्ग है या जनता है चिंता करेगी कि राजा तो ऐसा कर नहीं रहा, यही बात यहाँ पर कहा गया है। और देवताओं को अक्सर परोपकारी और सन की दोनों रूप में, अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारा जो दंड देने वाला देवता है वो दंड देगा, और परोपकार करेंगे तो परोपकारी देवता हमारे लिए बेहतर स्थितियाँ पैदा करेगा, ये सोच भी यहाँ पर व्याप्त थे। उसके बाद धार्मिक अनुष्ठान और समारोह। मेसोपोटामिया के लोग अपने देवताओं का सम्मान करने के लिए विस्तृत धार्मिक अनुष्ठान और समारोह आयोजित करते थे। इसमें क्या हुआ कि ये जो उनका प्रोग्राम होता था, अनुष्ठान किया जाता था, उसको करने के लिए किसका ज़रूरत पड़ती है? पुरोहित की ना। तो ये पूरा सामाजिक आयोजन भी होता था, धार्मिक पूरी तरीके से व्यवस्था होती थी। इस गतिविधियों में बलिदान यानी समर्पण कुछ भी हम समर्पित कर सकते हैं, जैसे प्रार्थनाएं, जुलूस और इत्यादि थे। जिगुरट ने धार्मिक समारोह के लिए एक मंच का रूप प्रदान किया। तो यहाँ पर बलि ये नहीं है कि हम किसी जानवर को, बल्कि उनमें क्या होता है कि कोई अपनी चीज़ को हम मंदिर के हवाले कर देते हैं, ये यहाँ पर चीज़ें थी। आगे हम बढ़ते हैं तो त्योहारों का एक चक्र होता है। मेसोपोटामिया जैसे भारत में भी हर एक समय में लगभग हर एक ऋतु में, महीने में कोई ना कोई त्यौहार पड़ता है, उसी तरीके से यहाँ पर मेसोपोटामिया में भी पूरे वर्ष विभिन्न धार्मिक त्यौहार मनाए जाते थे। इन त्योहारों में अक्सर विभिन्न देवताओं का सम्मान करने और पौराणिक घटनाओं को मनाने के लिए जुलूस, नृत्य, संगीत और अनुष्ठान शामिल होते थे। लौकिक प्रतीकवाद, यानी प्रतीकवाद हम किसी चीज़ को कहने के लिए उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण को ही जब एक प्रतीक के रूप में मान लेते हैं, जैसे कोई घटना है तो किसी व्यक्ति पर घटी, उसको उदाहरण के रूप में हम किसी दूसरे व्यक्ति पर इस चीज़ को बात करते हैं, तो वैसे ही लौकिक प्रतीकवाद भी वहाँ पर प्रचलित था। धार्मिक मान्यताओं लौकिक प्रतीकवाद के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। प्राकृतिक तत्व, आकाशीय पिंड और मौसमी चक्र अक्सर दैवी शक्तियों से जुड़े होते थे। यह माना जाता था कि ये जो प्राकृतिक घटना हो रही है, आकाशीय पिंड इधर से उधर घूम रहे हैं, ये क्या हुआ, दैवी शक्तियाँ इसे संचालित कर रही हैं, और धार्मिक आख्यानों में इनकी प्रमुख भूमिका होती थी। इसी तरीके से व्यक्तिगत देवता होते थे। हर एक इंसान के अपने अपने खुद के देवी देवता होते थे, ईश्वर होते थे। व्यक्तियों के भी व्यक्तिगत देवता देवी होती थे, जिसमें सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए भी प्रार्थना करते थे। अपने ताबीज, धार्मिक और व्यक्तिगत धार्मिक कलाकृतियाँ उनमें आम बातें थी, पूरी तरीके से व्याप्त थी। आगे है पंथ मूर्तियाँ, यानी जो पंथ था तो पंथ वालों की अलग अलग मूर्तियाँ होती है। जैसे अगर हम मान लेते हैं अघोर पंथ की बात करें ना, साकार रूप में, और लिंगायत की बात करें तो सभी की अपनी अपनी मूर्तियाँ। जैसे अघोर पंथ शिव के अघोर रूप के यानी व्यवस्था को मूर्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। लिंगायत में लिंग जो होता है उसकी पूजा की जाती है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी पुरानी प्राचीन स्थिति में मेसोपोटामिया में भी ये देख सकते हैं। मूर्तियाँ दैवीय उपस्थितियों का प्रतीक थी, और देवताओं कि इन मूर्तियों का सम्मान करने और उन्हें प्रसन्न रखने के लिए अनुष्ठान आयोजित किए जाते थे। कानूनी प्रणालियाँ मेसोपोटामिया के कानून कोड के कुछ पहलू, जैसे हम्मुराबी की संहिता जैसे धार्मिक सिद्धांतों से भी प्रभावित थे, जो नैतिकता और न्याय को आपस में जोड़ के रखते थे। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक पहचान। तो कोई भी धर्म होता है, कोई भी राष्ट्र होता है, उसकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान होती है। इसी तरीके से धर्म मेसोपोटामिया की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग था। जो उसकी संस्कृति थी उसमें धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जो मान्यताओं और मूल्यों के सामाजिक मानदंड जैसी चीज़ों को अपना आकार प्रदान करता था। उसके बाद है संकट के समय की जाने वाली पूजा, यानी प्राकृतिक आपदा होती है या युद्ध के समय दौरान में क्या होता था, धार्मिक अनुष्ठानों और सुरक्षा के सहायता हेतु देवताओं से अपील की जाती थी। इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता था। राजनीतिक वैधता, अक्सर देवताओं के साथ घनिष्ठ संबंधों पर राजा का जोर दिया जाता था, शासक को, कि जिसे वह दैवी कृपा और वैधता का दावा करता है ना। धार्मिक समारोह में राजा की भूमिका ने राजनीतिक अधिकार को और अधिक मजबूत कर दिया, यानी धर्म को राजनीति से पूरी तरीके से जोड़ के रख दिया। बलि चढ़ाना, बलि का मतलब होता है अनुष्ठान में अक्सर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भोजन, जानवरों या अन्य वस्तुओं की पेशकश शामिल है। यहाँ पर मार के चढ़ाने की वाली बात नहीं, पेशकश में समर्पित कर दिया जाता था। बलिदान अनुग्रह, सुरक्षा और आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता था, ठीक ना। तो बलिदान क्या होता है, अनुग्रह यानी कृपा प्राप्त करने के लिए, सुरक्षा प्राप्त करने या उससे आशीर्वाद पाने के लिए ही ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं की जाती थी। यह धार्मिक प्रथाओं की एक सामान्य विशेषता थी। तो ये इनकी ये परंपरा, ये संस्कृति है, ट्रेडिशन है वहाँ का। तो ये सारी चीज़ें होती थी। कला और वास्तुकला, धार्मिक वस्तुओं ने धार्मिक मान्यताओं में कलात्मक अभिव्यक्ति और स्थापत्य प्रयासों को भी प्रभावित किया। तो कला और धार्मिक जैसे हम सोचेंगे वैसे ही सारी चीज़ों को रचना करेंगे। तो इसी तरीके से धार्मिक और प्रतीकात्मक दोनों उद्देश्यों को पूरा करती है। जो जिगुरत बनाई गई उसमें क्या धार्मिक तो मान्यता को पूरी तरीके से आश्रय दिया जाता था, और राजनीतिक संगठनों को भी यहाँ पर आश्रय प्रदान किया गया। इस तरीके से यह कला और धर्म को प्रभावित करती है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत धर्म ने शासकों के अधिकार को और अधिक मजबूती दिया, नैतिक मानकों को परिभाषित किया, साथ ही न्याय के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके सामाजिक व्यवस्था को यह बनाए रखने में बहुत ज़्यादा योगदान देता है धर्म, ठीक ना। उसी तरीके से फिर यह विरासत के रूप में मेसोपोटामिया की धार्मिक अवस्थाएं, जैसे
जैसे कि दैवी पदानुक्रम और पौराणिक आख्यान ने प्राचीन निकट पूर्व के बाद ना प्राचीन शुरुआत में इसको धार्मिक परंपराओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। स्थापत्य उपलब्धियाँ, फिर जिगोरिट मंदिरों का निर्माण मेसोपोटामिया और इन सब चीज़ों के कौशल को प्रदर्शन करने में जो धार्मिक भक्ति की अस्थायी रूप से उसे क्या करता है, प्रकट करता है। इसके बाद है मेसोपोटामिया की धार्मिक संगठन ने लोगों को में विश्व दृष्टिकोण प्रदान किया, ठीक है ना, मूल्यों और सांस्कृतिक प्रथाओं को आकार दिया और केंद्रीय ये पूरी तरीके से उसको निर्धारित करने में मुख्य रोल अदा करता है, जिससे प्राचीन दुनिया ने धार्मिक विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ा। ये पूरी दुनिया में फिर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये थे मेसोपोटामिया के बारे में जानकारियाँ। तो इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे दूसरे किसी संस्कृति के बारे में, दूसरे किसी सभ्यता के बारे में। तब तक के लिए इस आप चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।